यस, डीटीए भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, पर्यावरण अध्ययन एम मिश्रा जी आ जाइए हो, रमरतिया देवी जी। हाँ, पढ़ लिहल जाए जबरदस्त 2013 का ईवीएस। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरण, अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक हैं उसमें खंड दिया गया है। क्या? तो करके देखो। तो करके देखना शामिल किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो करके देखो मैंने लर्निंग बाय डूइंग, हस्तपरक अनुभव, हैंड्स ऑन एक्टिविटी का मतलब यही तो हुआ, करके देखना, हाथों से गतिविधि करना, यानी स्वयं करके सीखना। और स्वयं करने से आएगी सृजनात्मकता, प्रत्यक्ष अनुभव। क्यों नहीं बेहतरीन उत्तर होगा 2 नंबर का हो। 2 नंबरी मार दिया उत्तर। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में एक दत्त कार्य यानी होमवर्क, गृह कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए साहब? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना बेहतर बात है। अधिगम को विस्तारित करके बच्चे सीख सकें, ऐसा अपॉर्चुनिटी बच्चे को उपलब्ध करवाया जाता है। दत्त कार्य इसीलिए तो देते हैं, होमवर्क। सोच के देखें। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, रिपीटेशन करना, यह लक्ष्य थोड़े होता है। समय का बेहतर उपयोग, क्यों घर में उपयोग नहीं था समय दिन काटने के लिए बच्चा के पास? अनुशासन नहीं साहब, 1 नंबर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन। अच्छा, चिड़ियाघर ले जाता है एक शिक्षक जी, एक शिक्षिका जी, तो मेन फंडा क्या है? बच्चे शिक्षक लोग काहे ले जाते हैं वो? कोची बात है? इससे बच्चे को ना प्रत्यक्ष अनुभव, यानी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बच्चे जो है ना देखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। बच्चे एक्टिव होते हैं, सक्रिय रूप से अनुभव प्राप्त होता है। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावक को संतुष्ट, यार बच्चे को पढ़ाना है, अभिभावक को संतुष्ट करना मेन लक्ष्य है क्या? आनंद और मजा, क्यों बच्चे के प्लेग्राउंड में नहीं था जगह क्या आनंद लेने के लिए, मजा हो यारी करने के लिए? नित्य शिक्षण कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम वगैरह की एक रास्ता को बदलना, ऐसा नहीं होता है साहब। शिक्षार्थी को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाना, कितनी बेहतरीन बात है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? आहा, नहीं को एकदम में नहीं छोड़ना है। हाँ जी, याद रखें। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने, लीजिए याद करना, रट्टाफिकेशन, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग चलेगा क्या? ये तो गलत बात है ना। रटा रटा करके बच्चे को बोंक बना देना है। हाँ, चलिए गुड्डू जी समझ चुके हैं, किरनी जी, कजली जी सब समझ चुके हैं। सदस्य जिम्मेदार है, हाँ बच्चों को जागरूक बनाना, संस्कृति का विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। देख रहे हैं 2 नंबर। इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने की योग्य बनाना, यानी बच्चे प्रश्न करें, शिक्षक से प्रश्न पूछें। और प्रश्न पूछेंगे तो साहब क्या होगा? लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे का अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, तार्किकता बढ़ेगी, लॉजिकल इंटेलिजेंसी, इमेजिनेशन, कल्पना परकता। कितनी बेहतरीन बात है। उसी प्रकार 3 भी सही है। इसे बच्चों को समाज के जिम्मेदार नागरिक, समाजीकरण करना, समाजीकरण, सोशलाइजेशन करना, पर्यावरण अध्ययन इसीलिए भी तो अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान, यानी विविधता का, अलग अलग प्रकार का चैप्टर से परिचय, अलग अलग प्रकार की चीज़ों से बच्चों को जागरूक करना, संवेदनशील बनाना, यह भी तो लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। क्या नहीं होता? तो एक नहीं होता। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता, जाति भेदभाव वगैरह जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। कवितिया मैडम जी हैं, बात बुझे तो है सब धंधा करना चाहती हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य के प्राथमिक में अधिक प्रभावशाली इफेक्टिव होगा? तो कौची इफेक्टिव होगा? सामूहिक परियोजना,
प्रोजेक्ट वर्क वगैरह, कोलैबोरेटिव लर्निंग जॉन डीवी महोदय और आगे विस्तारित किया हेनरी किलपैट्रिक ने। परियोजना विधि जिसे प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, बच्चे सामूहिक रूप में गतिविधि करें जिससे समूह में रहना, और समाज भी तो समूह की इकाई है ना। और सामूहिकता, कोलैबोरेटिव लर्निंग से राष्ट्रीयता, सामाजिक मूल्य, नैतिकता, सौहार्दता, एकता, अखंडता जैसे मूल्यों का विकास होता है। सामाजिक जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने, यानी कि क्या सही है क्या गलत, यानी प्रॉज एंड कॉन्स को जान लेना। तो संवेदनशील बनाना, क्रिएटिव बनाना बच्चे को बेहतरीन है। चार्ट तैयार करना, क्या यही लक्ष्य है सबसे प्रभावी होगा। व्याख्यान, लेक्चर मेथड, साहब लेक्चर मेथड व्याख्या मेथड ये समझ सही नहीं होगा, इसको आप उत्तर ना बनाएं, इतना जान लें। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कर दी, मार दी, सेना कर दी, दांडी मार्चा 12 मार्च 1930 को निकाली, किसको 15 अगस्त 26 जनवरी इत्यादि में अच्छा लगता है। रे 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 रे, यहाँ भी प्रवचन होगा, जलेबी कहीं दूसरे से खा के आते हैं, यहाँ भी 15 मिनट लगेगा। कौन सुनना चाहता है व्याख्यान, लेक्चर मेथड? बच्चे तो कदापि नहीं, हम और आप भी तो ऊब जाते हैं, क्या बात करते हैं। स्लोगन, नारा लिखना, तुम मुझे पानी दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नहीं खून दो आज़ादी दूंगा, मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, तो मेन उद्देश्य 4 नंबर प्राथमिक स्तर पर मान 1 to 5 का टुभकी बच्चा, ओकरा में फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक बनाना है, सृजनशील संरचनात्मकता को विकास कौन शामिल नहीं करता है। तो ग्रेड और रैंकिंग, क्या बच्चे की ग्रेडिंग पद्धति, बच्चे को ग्रेड देने के लिए पढ़ाया जाता है, क्या हो आकलन जो करते हैं बच्चे का टेस्ट लेते हैं ग्रेड देने के लिए, रैंकिंग देने के लिए, यही मेन लक्ष्य है। अधिगम, रिक्ति की पहचान करना, यानी बच्चे की क्या त्रुटि रह गई है उसको जानेगा एक शिक्षक और सुधार करेगा। शिक्षण की कमी की पहचान करेगा और उसको सुधार करेगा। शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी के सीखने को बढ़ावा देगा। तो 3 विकल्प तो होंगे, एक जो नहीं होगा वही हमारा उत्तर होगा, नहीं पूछा जा रहा है। समझ गए ले हो दुखनी माए। हाँ, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। क्रियाकलाप, खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो प्रश्न है कि इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार। ये फैक्ट्स है जो 3 से 5 क्लास तक का एनसीईआरटी नोट्स दिया गया है, उसके अंतर्गत आपका जंगलों के गायब होने के लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो खान वगैरह का उत्खनन, जो खुदाई करते हैं आसपास का 5-10 किलोमीटर का एरिया पूरा वन वगैरह डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, वनों की कटाई कर दी जाती है, तो इस कारण से जंगल गायब हो रहे हैं। 1 नंबर सही। बांध का निर्माण, जब बांध बनाया जाता है आप देखते होंगे अगल बगल का समूचा एरिया वन से विलुप्त कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अच्छा, ए भी हमारा हो जाएगा 3 नंबर उत्तर। अब बाजार में बेचने के लिए पत्ती जड़ी बूटी, इससे क्या पेड़ पौधा खत्म हो जाता है, गिरी हुई पत्तियों से बनाया जाता है और थोड़ी मात्रा में पत्तियां ली जाती हैं। बांस से टोकरी बुनना, यह तो एनसीईआरटी नोट्स में दिया गया, पत्तल बनाते हैं, भोज पत्तल, यह सब सही है। गलत कौन है, यही। और ए भी हमारा उत्तर। जो गलत है बोले तो जंगल के विनाश के लिए जो सर्वाधिक कारक है, फैक्टर है। नेक्स्ट, कांसे के बारे में कथन चुनिए। लीजिए, यह भी फैक्ट्स पर आधारित है, एनसीईआरटी नोट्स के आधार पर जो दिया गया है। तो क्या है, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। नहीं जी, कांसा तांबा और टीन से पिघला करके तैयार किया जाता है, यह आपका होगा। तांबा, कॉपर और टीन, एसएन, उससे पिघला करके तैयार करते हैं क्या। यस, कांसा अत्यंत मजबूत होता है। जी हाँ, दादी नानी के घरों में नहीं देखल हैं, कांसा के थरिया भी हाँ में देले होगा, थरिया, लोटा है, थरिया माने थाली, लोटा, तोप वगैरह बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, बड़ा मजबूत होता है साहब।
एकदम ये सब होता है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के, बल्ले एल्युमिनियम में हल्का होता है। तो उल्टे गप कर रहा है, 20 ही उत्तर होगा 2 नंबर। हाँ, बाकी आप खुद दे समझदार हैं। अपन अपन घर में है ना तो ससुरारी में जाइए, अब बर्तन जो है ना देखिए ससुराल के दिल का बात बुझे, और न है तो फिर ससुराल जाने का तैयारी कीजिए, नौकरी लीजिए जल्दी। हाँ, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है मध्य प्रदेश। लीजिए ये भारत का नक्शा बन गया, यहाँ एमपी हो गया मध्य प्रदेश, बीचे में ना है मध्य में। अब फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश, यहाँ हैदराबाद आया है। भारत का नक्शा देख लीजिएगा, हमारा नक्शा देख के डर जाइएगा, डरे वाला गप नहीं कीजिएगा। उसके सफर में यात्रा की दिशा क्या होगी, लीजिए दिशा क्या होगी। हाँ, कहाँ, गुजरात में है, गुजरात यहाँ पर गुजरात है ना साहब, तो यहाँ से वह एमपी जाएगा, यहाँ से वह मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से यहाँ पर तो मध्य प्रदेश जाएगा। तो इधर क्या है आपका, इधर पूरब है, इधर पूरब है। पूरब हो गया तो पहले पूरब जाएगा, फिर नीचे दक्षिण आएगा, पूरब दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। यस, 2 नंबर। मानचित्रवा देखिए न दोस्त, आगे में रखिए, ऐसा क्वेश्चन 3 गो 4 गो पूछ रहा है एकदम में, दिया जरा करके एकदम नहीं खोजना पड़ेगा, इकट्ठे एकदम मोमबत्ती जराइएगा उत्तर मिल जाएगा। बाकी अपन अपन घर में रहिए, अपन महल में, और हम हूँ अपन झोपड़िया में। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, माने 1 सेंटीमीटर है ना तो उसका मतलब 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो 110, तो 15 है तो 15 गुना 110 कितना हुआ, 15 1 जा 15, 1 रिमाइंडर, 15 1 जा और इधर 16 और 0, 1650। ठीक है, चलिए देखिए, इतना जब हो गया तो मीटर ना दिया गया है, उन दोनों के स्थान के बीच की वास्तविक दूरी 1650 की दर है, नहीं है, यह मीटर में है, यह मीटर में, यह सेंटीमीटर में। और इधर आप देख रहे हो ना जनाबे अली, किस में दिया गया है, किलोमीटर में, और इधर मीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो ये जो किलोमीटर है 1000 मीटर से भागा दीजिएगा, एक लड्डू कट गया, और 2 अंक के बाद 0.12, यहाँ पे दशमलव, तो 1.65 आया किलोमीटर में, और यही 1 नंबर उत्तर होगा। यस, अरे महाराज हम तो बच्चे से जान रहे थे, तू सब एकदम वीरवान है, तोहरा सामने एकदम पहलुकवा लोग तुलसीदास जी, कालिदास जी आज रहते तो शर्मा जाते, लजा जाते, एकदम उत्तरे मार दिए, एकदम छक्का छूट गया 10 क्वेश्चन। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आज दीजिए इजाजत, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।